पोकेमॉन ट्रैवलिंग इन वर्ल्ड ऑफ बीस्ट टैमिंग 61 से 70 तक। जंगल आग की लपटों में घिरे हुए थे। रेड रैपिडाश की पीठ पर सवार होकर आग की लपटों के बीच से गुजरा। क्या इस तरह का आदमी वास्तव में एक नौसिखिया हत्यारा है? ड्रैगन को वश में करने वाले व्यक्ति को न केवल यंजिंग में बल्कि दुनिया भर में एक सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाएगा। अगर रेड अभी यह खुलासा कर दे कि वह ड्रैगन टैमा है, तो हर गुट विदेशी गुटों सहित उसे भर्ती करने के लिए होड़ मचा देगा। कैप्टन शियोंग ने अपने पालतू जानवर पर एक नजर डाली। पिछली लड़ाई के बाद उसके पास केवल उसका स्टील रॉक मॉन्स्टर ही बचा था। वह अभी भी खड़ा रह सकता था, लेकिन जीतना एक कोरी कल्पना थी। उसने आकाश की ओर देखा और उसे कोहरे का एक विशाल बादल दिखाई दिया। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। लिनशिया भागने वाली थी। सर्पीरिया, लुकारियो, ब्लेजिकेन। रेड उसे भागने नहीं देता। पुराने और नए मनमुटावों को एक तरफ रखते हुए, अगर लिनशिया सीधे एनफोर्सर मुख्यालय जाकर ये दावा करने लगे कि रेड एक हत्यारा है जिसने खुलेआम एनफोर्सर्स की हत्या की है, तो रेड के पास हत्यारे के रूप में अपना काम जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वह जांच का खर्च वहन नहीं कर सकता था। वह भी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। चामा, कावो, लुकारियो और ब्लेजिकेन ने रेड को दोनों तरफ से पकड़ लिया और सर्पीरिया की पूंछ पर छलांग लगा दी। सर्पीरिया ने अपने लंबे शरीर को स्प्रिंग की तरह कुंडलित किया, फिर तेजी से घूमकर लुकारियो और ब्लेजिकेन को हवा में उछाल दिया। अभी मुझे फेंक दो, रेड ने बिल्कुल सही समय पर आदेश दिया। लुकारियो और ब्लेजिकेन ने मिलकर उसे हवा में उछाल दिया, जिससे वह सीधे चारिज़ार्ड की ओर जा गिरा। रेड को पूरा यकीन था कि अगर चारिज़ार्ड कैच चूक गया तो जमीन पर गिरते ही चूर चूर हो जाएगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हवा के दबाव से उसके चश्मे उतर गए और वह आंखें नहीं खोल पा रहा था, लेकिन उसे भरोसा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से, चारिज़ार्ड ने उसे झट से पकड़ लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। एक बॉस पोकेमोन होने के नाते, यह एक साधारण चारिज़ार्ड की तुलना में कहीं अधिक भारी भरकम था। असल में देखने पर यह और भी बड़ा लग रहा था। इसकी मात्र उप स्टेटस ही दमनकारी थी। दहाड़ने या आग उगलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल इसकी आकृति ही कुछ पशु ट्रेनर को भयभीत कर सकती थी। रेड ने अभी अभी एक नया शब्द सुना था। ड्रैगन प्रजाति के पालतू जानवरों का मालिक पशु ट्रेनर कहलाता है। इस दुनिया में ड्रैगन की एट्रीब्यूट और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। उसे पकड़ो, उसे मार गिराओ। ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर रेड ने कोहरे के समूह की ओर इशारा किया। स्पष्ट रूप से यह प्योर व्हाइट टेलविंड बर्ड का कौशल था। चारिज़ार्ड उछला और अपने पंखों को जोर से पटका, जिससे हरिकेन नामक हमला हुआ। फ्लाइंग टाइप मूव्स में हरिकेन में जबरदस्त शक्ति थी। तेज हवा ने कोहरे को चीर दिया। नीचे झुके हुए पेड़ों की चोटियों को देखकर रेड समझ गया कि एक सीधा प्रहार पूरे जंगल को उखाड़ सकता है। उसकी नजर के सामने एक बड़ा पक्षी तेजी से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या घायल पंख के साथ भी यह इतनी ही तेज दौड़ सकता है? इसके बाद चारिज़ार्ड। अचानक भारहीनता का अनुभव होने पर रेड ने खुद को बिल्कुल सपाट कर लिया। चारिज़ार्ड के पंख तोप की तरह फड़फड़ाए और वह रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। अगर उसने सैलामेंस या ड्रैगनाइट को अनलॉक कर लिया होता, तो वह लिनजिया को पहले 30 सेकंड नहीं, पूरे 1 मिनट तक दौड़ने दे सकता था। लेकिन ओल्ड ब्लास्टर की उड़ान की स्पीड जबरदस्त थी और वह तेजी से अंतर को कम कर रहा था। लिनशिया ने पीछे मुड़कर देखा। अजगर की छवि हर पल और बड़ी होती जा रही थी। इसका मतलब था कि यह तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो अब भी मेरा पीछा कर रहा है, धिक्कार है। लिनशिया ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसे पहले से ही शियोन के साथ मिलकर रेड पर घात लगाने के विचार पर पछतावा हो रहा था। उसे बस एक रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी और एनफोर्सर्स से अपनी सुरक्षा के लिए पूरी टीम भेजने को कहना चाहिए था। यदि आवश्यक हो तो ब्यूरो में और अधिक निवेश करना चाहिए था। लेकिन नहीं, प्रवर्तन टीम 7 के ए रैंक बीस टैमा कप्तान को रेड के लिए खतरे के रूप में दर्ज भी नहीं किया गया था। और रेड ने बस कार्रवाई की। जमीन पर पहुंचकर कैप्टन शियोंग को पता था कि भागना असंभव है और उसने सहज रूप से मदद के लिए फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। उसका हाथ जेब में गया, तभी उसे याद आया कि उसका फोन उस खड़े कुत्ते की अलौकिक शक्ति से चूर चूर हो गया था। क्या लुकारियो उसे जीवित रहने देगा? बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, और वह किसी दानव की तरह आगे बढ़ रहा था। भाड़ में जाए वो सब, एक बार मर जाने पर तो मर ही जाते हो। मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। स्टील रॉक मॉन्स्टर, चलो पूरी ताकत लगा देते हैं। कैप्टन शियोन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। निराशा ने एड्रेनालाइन को बढ़ा दिया, क्रोध ने भय पर विजय प्राप्त कर ली। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट वश, स्टील रॉक मॉन्स्टर उसके साथ मरने का इरादा नहीं रखता था। वह उसका तुरुप का पत्ता था, लेकिन साथ ही वह पालतू जानवर भी था जिसके साथ उसका तालमेल सबसे कम था। आमतौर पर, एक बार जब वह गेंद को छोड़ देता था, तो जीत कौशल पर नहीं बल्कि आंकड़ों पर निर्भर करती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो, स्टील रॉक मॉन्स्टर की वफादारी कम थी, संकट की स्टेटस में वह साथ छोड़ सकता था। क्रर क्रर, स्टील रॉक मॉन्स्टर गेंद की तरह घूम गया और वहीं से लुढ़क कर दूर चला गया। वह भाग गया। खतरे और पहले के भयानक आतंक से घबराकर, स्टील रॉक मॉन्स्टर ने अपने पशु ट्रेनर को छोड़ दिया और भाग गया।
चामा। ब्लेजिकिन ने अपना सिर झुकाया, वह समझ नहीं पा रहा था। धत्तेरी की। कैप्टन शियोन का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही उसका पालतू जानवर भाग निकला, उसका आखिरी हौसला भी चकनाचूर हो गया। वह भी भागा और भागते हुए सैंक्शन हॉर्न लान की आवाज लगाता रहा। जल्दी से कानून प्रवर्तन ब्यूरो लौटें, मदद के लिए कॉल करें। हत्यारा ची होंग असल में एक आदमी है जिसका नाम है आह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके गले में घुटन सी महसूस हुई। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था, फिर भी उसकी गर्दन ऐसे जकड़ गई मानो किसी अदृश्य शिकंजे में फंसी हो। कुछ ही दूरी पर लुकारियो ने गला घोंटने के इशारे में अपना पंजा उसकी ओर बढ़ाया। ये सिर्फ साइकिक क्षमता थी, ल्यूकारियो इसमें माहिर था और किसी इंसान को मारना उसके लिए सहज था। एक पेशेवर शेर के रूप में सैंक्शन हॉर्न लान ने तुरंत स्टेटस का आकलन किया। उनके साथ ही कैप्टन शियोंग कर्तव्य निभाते हुए शहीद होने वाले थे। बिना किसी झिझक के वह मुड़ा और भाग गया। उसे ब्यूरो तक पहुंचना था और जानकारी देनी थी। हालांकि उसे इस बात का अफसोस था कि वह सीधे सीधे यह नहीं कह सका कि हत्यारा ची होंग फलां व्यक्ति है। बैकअप के लिए गुहार लगाने में कीमती सेकंड बर्बाद हो गए। सैंक्शन हॉर्न लान ये बात समझ गया था। उसने कई एनफोर्सर बीस्ट टैमर की सेवा की थी और वह कोई नौसिखिया नहीं था। ये सोचकर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तभी उसे गर्मी की लहरें महसूस हुई, मानो हवा में आग लगी हो। उसने बगल में देखा, अरे! ब्लेजिकिन ने उसका अभिवादन किया, फिर अपने कंधे के बल उसके लपटों से घिरे शरीर पर प्रहार किया। हवा में घायल पंख होने के बावजूद भी प्योर व्हाइट टेलविंड बर्ड अभी भी बेहद तेज स्पीड से उड़ रहा था। लिनशिया जल्द ही जंगल से बाहर निकल आए। आगे एक राजमार्ग था और उसके आगे बिखरे हुए घर थे। भागना बंद करो, लिनशिया। हार मान लो, शायद तुम्हें नरमी मिल जाए। रेड ने चारिजार्ड की गर्दन थपथपाते हुए चिल्लाया। ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते समय चारिजार्ड के पंजे चमक उठे, उसके पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए प्योर व्हाइट टेलविंड बर्ड के बराबर आ गए। रेड, क्या तुम्हें लगता है कि यंजिंग में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुम्हें नोटिस नहीं किया है? यहाँ पहले से ही एक गांव है, किसी ने तो आपको जरूर देखा होगा। लिनशिया ने रेड को घूर कर देखा, वह घृणास्पद चेहरा ठीक उसके सामने था। नीच, मुझे तो उस समय खुद ही इन कमीनों को मार डालना चाहिए था। लेकिन फिर उसे आश्चर्य हुआ, शायद रेड के मन में पहले से ही कोई ड्रैगन था जब वे पहली बार मिले थे। आखिरकार उस ड्रैगन के साथ उसका तालमेल बेहद उच्च प्रतीत हो रहा था। इस तरह का सामंजस्य रातों रात नहीं बन सकता। पहले अपनी चिंता करो, चाहे आज ही तुम्हें पुलिस ब्यूरो तक भागना पड़े। मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। रेड मुस्कुराया। चारिजार्ड ने अपना एक पंजा बढ़ाया और एक ड्रैगन क्लॉड ने लिनजिया को चौंका देने वाली आभा के साथ प्योर व्हाइट टेलविंड बर्ड के शरीर पर प्रहार किया। 3 गहरे घाव दिखाई दिए। एक चीख के साथ प्योर व्हाइट टेलविंड बर्ड ने उड़ान पर से अपना सारा नियंत्रण खो दिया और एक दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान की तरह नीचे गिरते हुए धरती पर जा टकराया। बकवास, रुको, मेरे लिए रुको। अगर मैं इस तरह जमीन पर गिरा तो मैं मर जाऊंगा। लिनशिया की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी जान बचाने के लिए प्योर व्हाइट टेलविंड बर्ड की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। पक्षी बेताब होकर छटपटाया, मुश्किल से अपना एक पंख उठा पाया और अंत में लिनशिया के साथ सिर के बल एक झील में जा गिरा। चेरिजार्ड सतह के ऊपर मंडरा रहा था, उसकी पैनी निगाहें पानी पर टिकी हुई थीं। भौतिकी के अनुसार इतनी ऊंचाई से गिरने पर पानी भी शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देगा। बिना किसी बफर के सतह पर जोर से मारना मूल रूप से कंक्रीट पर मारने के समान है। रेड झील को घूर रहा था, उसे लग रहा था कि लिनशिया के पालतू जानवर ने आखिरी क्षण में उसकी रक्षा की होगी। लेकिन झील छोटी थी, अगर लिनशिया पानी में डूबा रहता तो वह डूब जाता। हा, चेरिजार्ड ने आग की दोहरी लपटें छोड़ी और रेड की ओर पीछे मुड़कर देखा। चेरिजार्ड को कोई आपत्ति नहीं थी, बस गोता लगाओ, तल पर बम गिराओ, काम हो गया। लेकिन उसे चिंता थी कि रेड इसे सहन नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रेड ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। मरते हुए रैंक बीस्ट टैमर के आखिरी संघर्ष का सामना करना उसे डराता नहीं था, लेकिन पानी के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में तैरना जोखिम भरा था। क्या तुम्हें लगता है कि इस घटिया चाल की वजह से मैं बेबस हूं? मुझे नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है। चारिजार्ड, झील को उबाल दो, पूरी ताकत से फायर स्पिन करो। पूरी झील को आग से हिला दो। रेड ने सतह की ओर इशारा किया, उसकी आंखों में हत्या की आग जल रही थी। लिनशिया आज बच नहीं पाएगी। चेरिजार्ड ने अपने पंख फड़फड़ाए और उससे निकलती हुई लपटें एक भयंकर बवंडर में तब्दील हो गईं, जो पानी पर कहर बरपाने लगा। दोबारा 10-20 तापमान को जितना हो सके उतना बढ़ा दो। रेड ने पूरी ताकत लगा दी। चारिजार्ड ने अपने पंख फड़फड़ाए और भयंकर आग से झील को झुलसा दिया। पानी भाप के बादलों में तब्दील होकर उड़ गया। खुदाई कर रहे हो? रेड के दिमाग में एक भयावह संभावना का ख्याल आया। लिनशिया के पास शायद कोई ऐसा पालतू जानवर हो जो जमीन के नीचे सुरंग खोद सकता हो। कुछ ही देर में प्योर व्हाइट टेलविंड बर्ड ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। वह अभी भी जीवित था, लेकिन कमजोरी से छटपटा रहा था। मैं इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं होने दूंगा। रेड का चेहरा गंभीर हो गया।
वह चारिज़ार्ड पर सवार होकर झील से दूर चला गया और परसेप्शन में प्रवेश किया और जमीन का जायजा लिया। लंबे समय तक चले इस संघर्ष ने उसे पूरी तरह थका दिया था। लगातार लिमिट ब्रेक और व्यापक रेंज के ऑरा के इस्तेमाल से उसकी नाक से खून बहने लगा था। लेकिन लिन शिया को मारने की तुलना में ये कीमत कुछ भी नहीं थी। कहाँ जमीन से ठीक ऊपर चारिज़ार्ड पर सवार होकर वह तेजी से गोल गोल उड़ने लगा। कुछ मिनट बाद, मिल गए तुम मर रहे हैं। चारिज़ार्ड, जेड मूव का इस्तेमाल करो, कोई दूसरा मौका नहीं। मुंह बनाते हुए रेड ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कलाई पर मौजूद जेड रिंग प्रकाश से जगमगा उठी। उसने पीछा करने के सामान्य तरीकों को छोड़ दिया और सीधे जबरदस्त बल का प्रयोग किया। मेगा इवोल्यूशन के बाद एक जेड मूव ने उस पर मानसिक तनाव और भी बढ़ा दिया। एक शर्मनाक मुद्रा के बाद चारिज़ार्ड में ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। चारिज़ार्ड ने आकाश की ओर दहाड़ मारी, शक्ति एकत्रित करते हुए जब तक कि उसे छोड़ना आवश्यक न हो जाए। अल्टीमेट ड्रैगन ने आसमान और धरती को हिला दिया। रेड दहाड़ा, गर्जन। चारिज़ार्ड ने जेड ऊर्जा को केंद्रित किया और एक चमकता हुआ बैंगनी गोला दागा। यह एक विशालकाय ड्रैगन के रूप में फट गया। शुद्ध ऊर्जा से भरपूर ड्रैगन ने सिर के बल जमीन में गोता लगाया। प्रकाश का विस्फोट हुआ, धरती फट गई, तबाही एक विशाल क्षेत्र में फैल गई। यहां तक कि रेड भी हैरान रह गया। इस हमले के बाद मिसाइल हमले से क्या फर्क रह गया था? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाल। हालांकि धमाका इतना भयानक था कि कान बहरे हो गए, फिर भी ऑरा की संवेदनाओं से लैस रेड ने उस हताश चीख को सुन लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी विनाशकारी शक्ति के तहत लिन शिया के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। रेड को राहत मिली। वह चक्कर खाकर और पूरी तरह से थकाकर चारिज़ार्ड की चौड़ी पीठ पर गिर पड़ा। चारिज़ार्ड मेगा इवोल्यूशन से बाहर आया, उसकी तरफ देखा, फिर क्षितिज की ओर देखने लगा। उसकी दृष्टि में उड़ती हुई वस्तुएं दिखाई देने लगीं। इसने उन्हें पहचान लिया। मनुष्य उन्हें हेलीकॉप्टर कहते थे। चलो चलते हैं, बिना रुके। चारिज़ार्ड, माफ करना, लेकिन मुझे सीधे जिनलिंग शहर वापस ले चलो। रेड थका हुआ महसूस कर रहा था। चारिज़ार्ड गुर्राया, घूमकर वापस उजाड़ जंगल में चला गया और रेड ने अपने सभी पालतू जानवरों को वापस बुला लिया। उन्होंने कैप्टन शियोंग का शव भी देखा। चारिज़ार्ड ने अपने पंख फड़फड़ाए और बादलों की परत के ऊपर से उड़ गया। ये एक अजगर है। कप्तान, क्या हमें पीछा करना जारी रखना चाहिए? हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट ने दूर स्थित चारिज़ार्ड को देखा और पूछा। उसके पीछे लंबे बालों वाली, आकर्षक कद काठी की एक महिला बैठी थी, जिसकी जांघें आपस में सटी हुई थीं। सांस। उसने धीरे से आह भरी, उसके लाल होंठ खुल गए। ये हमारी पहली टुकड़ी की समस्या नहीं है। ड्रैगन टैमा को उकसाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा, मुझे लगता है कि कैप्टन शियोंग की मौत हो चुकी है। अभी यहाँ जो कुछ हुआ है उसे गुप्त रखें, ऊपर किसी को इसकी सूचना न दें। शियोंग की मौत के बाद उसके इलाके में अशांति फैल जाएगी। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। केवल अच्छी बातें लिखो, बुरी बातें नहीं। क्या लिखना है पता है? समझ गया। पायलट ने सिर हिलाया और चुप हो गया। कुछ देर बाद महिला ने कहा, शियोंग के शव को आसपास ही क्वेस्ट, उसे थर्ड स्क्वाड के इलाके में फेंक दें। दरअसल, सुरक्षा के लिहाज से मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। जब आपको मिल जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं पहले थोड़ी देर सो लूंगा। उसने आंखों पर मास्क लगाया और जल्द ही सो गई। मॉर्निंग मिस्ट बेचैन थी। लिन शिया के साथ बातचीत के दौरान उसके द्वारा लगाए गए हर बेतुके अनुमान की पुष्टि होती प्रतीत हो रही थी। टालमटोल करना उसकी आदत नहीं थी, इसलिए वह सीधे जिनलिंग सिटी बीस्टैम यूनिवर्सिटी चली गई। उसने रेड से संपर्क नहीं किया था और उसकी छोटी बहन ने उसे केवल इतना बताया था, रेड स्कूल में ठीक है, बस थोड़ी सी गुस्सैल है। गर्म किया हुआ। वे कुछ दिनों से अलग थे और वह पहले से ही इतना उत्तेजित था। और बुरी तरह से। उसने अपने भाई से मिलने के लिए कुछ फल खरीदे। बड़ी बहनें अपने गुस्सैल छोटे भाइयों पर नजर रखती हैं, ये तो स्वाभाविक ही है। यात्रा सुगम रही। लीफ के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत से उसे पहले ही पता चल गया था कि रेड कहाँ है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय के छात्र उसे हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे। विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने तो उसका नंबर भी मांग लिया। बर्फीली सुबह की धुंध ने उन्हें अनसुना कर दिया। आजकल के लड़कों की पसंद उसे समझ नहीं आती थी। लाल तले वाली हील, लंबी टांगें, फिटेड ब्लेजर और एक ऐसा चेहरा जो ओएसएलएवी बड़ी इनता का भाव दिखाता हो। जाहिर है, कुछ लड़के तो ऐसे नज़ारे को देखकर मम्मी चिल्ला उठेंगे। उफ, सीधे सीधे मुझे घृणा से घूर लो। एक अस्वीकृत आवेदक बेहद निराश दिख रहा था। हम यहाँ हैं, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 502, संवर्धन प्रयोगशाला। रेड, बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। मॉर्निंग मिस्ट की निगाहें घूमी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। 5 मंजिला इमारत में लिफ्ट नहीं थी और वह काफी पुरानी लग रही थी। लैब के अंदर, म्याउथ और जोरॉक रेड के फोन पर एक एनीमे देख रहे थे। हीरो एक सुअर था, कहानी बचकानी थी, लेकिन उन्हें उसमें मजा आ रहा था। यही उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन था।
क्लिक क्लैक, क्लिक क्लैक। शांत गलियारे में स्टिलेटो हील्स की आवाज गूंज उठी। जैसे ही मॉर्निंग मिस्ट 502 के करीब पहुंचा, म्याऊथ के कान फड़फड़ाने लगे। कुछ तो गड़बड़ है, म्याऊं। हमेशा की तरह सतर्क रहते हुए, उसने पास आते कदमों की आहट सुन ली। इसे रोक दो, म्याऊं, मैं देखता हूं कि बाहर कौन है। वह नीचे कूद गया। जोरॉक ने स्क्रीन पर टैप करके बर्फ में चलते हुए लाल लबादे वाले सुअर को स्थिर कर दिया। सुअरों की दौड़ में बाधा न डालें। एक खिड़की पर वेनेशियन ब्लाइंड्स लगे थे। म्याऊथ ने दीवार पर एक फिशाई मिरर चिपका दिया था ताकि वह एक दरार से झांक कर दोनों तरफ से आने वाले किसी भी व्यक्ति को देख सके। किसी को भी उस छोटे से दर्पण की परवाह नहीं थी। बिल्कुल प्रतिभाशाली। एक आकृति प्रकट हुई, विकृत लेकिन स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकने वाली। हे भगवान, बड़ी बहन, म्याऊं। जोरॉक, छोटे ची में बदल जाओ अभी। बड़ी बहन ऐसे चल रही है कि म्याऊं की माँ। म्योथ ने पर्दों को छोड़ दिया। मॉर्निंग मिस्ट की ठंडी आंखें अचानक ठीक बाहर थीं और उसकी आंखों से मिल गईं। दरवाजा खोलें। उसकी आवाज ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसकी बिल्ली जैसी सहज प्रवृत्ति लगभग युद्ध मोड में प्रवेश कर गई। वह लीफ को छोटी बहन कहकर पुकारता था, इसलिए मॉर्निंग मिस्ट बड़ी बहन थी, एनफोर्सेस की कैप्टन, जिसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन था। बड़ी बहन, म्याऊं। ठीक है, म्याऊं। म्योथ ने जोरॉक को गंभीरता से सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर लापरवाही से हैंडल को पकड़ लिया। गल्प। जोरॉक शांत था, लेकिन उसकी नजरें बता रही थीं कि यह युद्ध है, कार्रवाई करने का समय आ गया है। बीस्ट टैमर के नियमों के अनुसार उसने और रेड ने एक बार मॉर्निंग मिस्ट की पिटाई की थी। वह रेड में परिवर्तित हो गया, बाथरूम में भागा और शॉवर चालू कर दिया। किसी आदमी के नहाते समय जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते, है ना? शानदार। उसने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। म्योथ ने दरवाजा खोला। मॉर्निंग मिस्ट ने उसकी ओर देखा, अंदर कदम बढ़ाया और मेज पर फल रख दिए। रेड कहाँ है? उसने कमरे की सफाई की। ये किसी भी एनफोर्सर कप्तान की आदत होती है। लिटिल ची, वो तो। म्योथ ने चलती हुई बौछार को देखा और खुशी से झूम उठा। वाह, क्या बढ़िया बचाव। जैसा कि आप देख सकते हैं, म्याऊं, वह नहा रहा है। उसकी घबराहट कम हो गई। ओह, तो मैं चलता हूं। सुना है वो गुस्से में है, उसे याद दिला देना कि फल खाकर शांत हो जाए। उसने म्याऊथ के सिर को सहलाया, खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। बड़ी बहन जा रही है, संकट खत्म, म्याऊं। असली छोटी ची कब वापस आएगी? बिल्लियां हमेशा ऐसे नहीं रह सकती। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, मॉर्निंग मिस्ट थम गया। रेड किस बात पर शोध कर रहा है? मुझे तो प्रजनन से जुड़ी कोई चीज नजर नहीं आ रही, बिल्कुल भी कोई निशान नहीं। क्या वह तुम्हारा अध्ययन कर रहा होगा? क्या ये बात समझ में नहीं आएगी, म्याऊं? उसने घबराकर कहा। उसने सिर हिलाया और दरवाजा खोला। उचित। राहत की सांस। क्लिक क्लिक क्लिक। अचानक उसकी ऊंची एड़ी के जूते उसे पार कर गए। उसने बाथरूम का हैंडल पकड़ लिया। म्योथ घबरा गया, 2 लाइनें और नकली लाल रंग टूट जाएगा। आखिरकार, हॉट मुंह नहीं था। संतरे। मुझे पूरा यकीन है कि उनसे तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है। दरवाजे से रेड की आवाज आई। वह टोपी पहने वहीं झुका हुआ था, उसकी कलाई पर लीफ का कंगन था। ये लिटिल ची है, म्याऊं, बच गई। लाल। मॉर्निंग मिस्ट ने भौहें चढ़ाईं, वह अभी अभी लौटा हुआ लग रहा था। तो शावर में कौन था? उसने दरवाजा झटके से खोल दिया। माइटेना फुहार के नीचे बैठी थी, भीगी हुई और ऊस्लेव। भौंक। उसने कान चपटे करके उसका अभिवादन किया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। संतरे खाने से गर्मी नहीं लगती, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा संतरे खा लें तो आपको इसी तरह के लक्षण महसूस होंगे, उसने ठंडे लहजे में कहा। तुम कहाँ थे? म्याऊथ तुम्हारी जगह क्यों ले रहा था? हाथ बांधकर वह और करीब आ गई। भोर होते ही यंजिंग के लिए रवाना हुआ, तुम्हारी मंगेतर को मार डाला, फिर तुरंत वापस आ गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ही हत्यारा नियुक्त किया था, न्याय की बात अलग है ना? बधाई हो, बहन, जाओ वो। शादी कर लो और शायद तुम्हें लिंशिया की संपत्ति विरासत में मिल जाए। सुबह की धुंध। धन्यवाद। एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी। रेड को साफ तौर पर लगा कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख है। रेस्टोरेंट के अंदर, रेड अपना खाना तेजी से खा रहा था, जबकि म्याऊथ खाते समय अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव लिए हुए था। जहां तक उस माइटेना की बात है, पता नहीं क्यों मॉर्निंग मिस्ट को लगातार ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ी उस्लेव दिख रही है। बिल्कुल, ऐसा ही था। यह माइटेना बिल्कुल नहीं था, बल्कि जोरॉक था। खुद को उजागर होने से बचाने के लिए जोरॉक को माइटेना के रूप में खाना पड़ा, जो बेहद अजीब था। जाहिर है, उसके अपने हाथ थे। लिटिल ची, तुम्हारी बिल्ली और कुत्ता, ये तो ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे कई दिनों से भूखे हों? मॉर्निंग मिस्ट की उंगलियों के बीच एक पतली सी सिगरेट रखी थी। जी हाँ, फिर से एक निजी कमरा। मॉर्निंग मिस्ट पूरी तरह से अमीर थी, एकदम अमीर औरत। वह कपड़ों या सौंदर्य प्रसाधनों के मामले में ज्यादा नखरे नहीं करती थी, लेकिन भोजन और परिवहन के मामले में उसके कुछ मानक थे। उसकी दौलत को देखते हुए ये सब उसके लिए बच्चों का खेल था। ओह, हमने हाल ही में सिर्फ बाहर से खाना मंगवाया है, बच्चे ठीक से खाना खाने के लिए तरस रहे हैं।
वैसे सिस्टर झाओ वू, क्या आपके पास 3 कारें नहीं थीं? रेड ने अपनी तूफानी चॉपस्टिक और बुलडोजर जैसे मुंह को रोककर पूछने के लिए उधर देखा। आसपास घूमने में असुविधाजनक है। मॉर्निंग मिस्ट ने अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए उसकी ओर देखा। तो फिर ये वाला ले लो। उसने एक चाबी निकाली और उसे रेड के सामने फेंक दिया। ये तो बहुत शर्मनाक होगा, म्याऊं। म्याऊथ ने चाबी छीनी और उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। जी हाँ, आजकल म्याऊथ नंगे बाहर जाना पसंद नहीं करता था। हम्फ। मॉर्निंग मिस्ट ने एक दुर्लभ हल्की हंसी हंसी और फिर यह कहते हुए चली गई, मैं एक टैक्सी बुला लूंगी। फिलहाल मेरी कार आपकी है। जहां तक रेड के यंजिंग जाकर लिनशिया को मारने और पलक झपकते ही वापस जिनलिंग लौटने की बात है, मॉर्निंग मिस्ट इसे तब तक नहीं खरीद सकता था जब तक उसके पास एक ड्रैगन न हो। लेकिन इसकी कितनी संभावना थी। सड़क पर चलते हुए मॉर्निंग मिस्ट इस विचार से जम सी गई, अरे वाह, ये तो सच में संभव था। फिलहाल इसे भूल जाए, वांग डोंग का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैंने जल्द ही इस मामले को नहीं सुलझाया तो वह सचमुच वीरतापूर्वक मरने वाला नायक बन जाएगा। मॉर्निंग मिस्ट की निगाहें ठंडी पड़ गईं। वह निष्क्रिय नहीं थी। क्रिम्सन एक बंद गली थी, लेकिन वांग डोन का पता लगाना आसान था। बेशक वह किसी काम का नहीं था। वांग डोन के पीछे पीछे चलते हुए उसने कई अमीर बदमाशों के कारनामे उजागर कर दिए थे। लिटिल ची, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना म्याऊं? क्या तुम पहले साइकिल या पोकेमोन नहीं चलाते थे, म्याऊं? म्योथ। क्रिम्सन और माइटिएना के वेश में जोरोक सड़क किनारे खड़े थे। तीनों के अचंभित चेहरे उस चिकनी काली स्पोर्ट्स कार को घूर रहे थे। रेड भूल गया था, और जाहिर तौर पर मॉर्निंग मिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं गाड़ी चला सकता हूं, बस मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं ये कार नहीं चला सकता। रेड ने दृढ़ता से घोषणा की, फिर निकटतम ड्राइविंग टेस्ट सेंटर क्वेस्ट्सने के लिए अपना फोन निकाला। इसी बीच लिन कॉर्पोरेशन में पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी। रॉबर्ट की मौत हो चुकी थी और उसका बड़ा भाई, जो वर्तमान सीईओ है, गायब हो गया था। फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, फिर भी ड्राइवर वापस आ गया था। लिन कॉर्पोरेशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर, जो कभी लिन शिया का टीएस कार्यालय हुआ करता था। कमरा खाली होने के बावजूद ड्राइवर शियाओ झांग सोफे पर एकदम सीधा बैठा था, हाथ घुटनों पर रखे हुए। लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि मुश्किल से सांस ले पा रहा था। क्लैक क्लैक, चमड़े के जूतों की आवाज सुनाई दी जब एक मोटे, चश्मा पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अंदर कदम रखा। ये लिनशिया के दूसरे चाचा थे और उनके साथ 18 या 19 साल का एक युवक था, उनका बेटा और लिनशिया का चचेरा भाई। लिनशिया के साथ आखिर हुआ क्या? वह आदमी सोफे पर बैठा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उस दिन मैं राष्ट्रपति लिन के साथ गया था। सीधी बात पर आओ, उस आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। झांग और भी ज्यादा तनाव में आ गया, एक पल सोचा, फिर अचानक बोल पड़ा, राष्ट्रपति लिन को एक हत्यारे ने निशाना बनाया था और उन्होंने पहले हमला करने का फैसला किया, फिर जहां तक मुझे पता है, प्रवर्तन दल का एक कप्तान उसके साथ गया था और उनके रवाना होने के बाद कोई खबर नहीं मिली। उसके फोन का जीपीएस सिग्नल गायब हो गया। मैं उस आखिरी जगह पर गया जहां उसने सिग्नल दिखाया था। बुजुर्ग व्यक्ति उत्सुकता से आगे झुका। और क्या घटनास्थल से कोई सुराग मिला? दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध छिड़ गया हो। जंगल झुलस गए थे, झील सूख गई थी, धरती उलट पुलट हो गई थी। मैंने तो कई पालतू जानवरों के शव भी देखे। उसके बाद जब पुलिस वाले आए तो मैं भाग गया उन लाशों के बीच। क्या वह राष्ट्रपति लिन का पालतू जानवर था? जब झांग ने अपनी बात समाप्त की तो वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने एक सिगार निकाला और धीरे धीरे उसे तब तक सेंकता रहा जब तक कि वह जल नहीं गया। हो, उसने धुएं का एक बड़ा बादल छोड़ा, फिर झांग को हाथ से इशारा करके दूर जाने को कहा। झांग मानो क्षमा पा चुका हो, उठ खड़ा हुआ, सिर झुकाया और जल्दी से बाहर निकल गया। हा 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 हा। झांग के जाने के कुछ ही क्षण बाद वह व्यक्ति उत्साह से खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब ये सब हमारा है। आखिरकार मर ही गए, कमीने। अब लिन कॉर्पोरेशन मेरी है, लिन डाबियाओ। हा 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 हा। लिन डाबियाओ ऐसे हंसा जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। बेटे, किसी को ढूंढो जो उस झांग का काम तमाम कर दे। याद रखना, इसे साफ रखना। और अगर यह साफ नहीं है तो पापा तुम्हारे लिए साफ कर देंगे। लिन डाबियाओ ने अपने प्यारे बेटे के सिर पर थपथपाया, फिर लिन शिया की टास्ककारी कुर्सी पर बैठ गए, पैर मेज पर रखे, चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। जरूर, पिताजी। युवक ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। इसी बीच कुछ लोगों को रिश्वत देने और अपने अनुभवी ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करने के बाद रेड ने आधे दिन में ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया। स्पोर्ट्स कार में रेड ने चश्मा पहन रखा था और एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था। म्याउथ बगल वाली सीट पर बैठा था और कार ऊंचे राजमार्ग पर सरपट दौड़ रही थी। रेड कैंपस की ओर वापस जा रहा था और उसने जानबूझकर सबसे लंबा रास्ता चुना। छोटी ची, स्पोर्ट्स कार में स्कूल जाना कितना शानदार लगता है, म्याऊं। म्याउथ ने सामने की सड़क को देखकर मुस्कुराया। हम्फ हम्फ।
बिल्कुल, मैं उन धीमी स्पीड वाली बसों में कभी सफर नहीं करता। आज रात मैं तुम्हें ले चलूंगा। आपस में बातचीत करते करते वे जल्द ही जिनलिंग बीस्टैम यूनिवर्सिटी पहुंच गए। सच तो यह है कि रेड ने कभी वास्तव में क्लास में भाग नहीं लिया था। उसने कुछ दिनों के लिए क्लास में बैठने और बीस्टैम की दुनिया के बारे में और अधिक जानने की योजना बनाई थी। एक सेकंड रुको, लिटिल ची, तुम्हारा 100 मिलियन का इनाम अभी तक नहीं मिला है, म्याऊं। हमें उस छोटी बच्ची को ढूंढना होगा, म्याऊं। म्याऊत को अचानक याद आया और उसने तुरंत उसे याद दिला दिया। तुम सही कह रहे हो, कैंपस में पहुंचते ही सबसे पहले हम बड़ी बहन #73 को ढूंढेंगे। रेड ने सिर हिलाया और फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बकवास, तुम्हें ये स्पोर्ट्स कार कहाँ से मिली, बच्चे? वैसे, उस काम में मुझे काफी हिस्सा मिला था जो तुमने किया था। तय हो गया, जैसे ही मेरे खाते में पैसे आएंगे, मैं एक कार खरीदूंगी। एक चमकीली लाल कार, जिससे मेरी शाही शान दिखेगी। लू याओ ने चमकती आंखों से रेड की स्पोर्ट्स कार को देखा, ये सोचकर कि यह उसकी अपनी है, लेकिन वास्तव में, यह उसे किसी अमीर युवती ने उधार दी थी। म्याऊं, अब हमारी कीमत अरबों में है, म्याऊं। मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, म्याऊं। म्योथ ने अपने विशाल सिर के पीछे अपने पंजे पकड़ लिए, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। म्योथ को खुश करना वास्तव में बहुत आसान था, रेड अमीर था या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार, वह एक म्याउथ था जो वफादारी और दोस्ती को महत्व देता था। लेकिन फिर भी, लू याओ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, और वह कुछ हिचकिचाने लगी। रेड को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने पूछा, क्या बात है? इंतजार, आपका मतलब ये तो नहीं है कि आपको भुगतान नहीं मिल सकता, है ना? आखिरकार, मैंने हान वू से पहले ही सुना था कि लिनशिया को मारने का इनाम 10 अरब तक था। रेड ने लू याओ की तरफ देखा। 10 अरब एक आम आदमी के लिए, यह एक खगोलीय आंकड़ा था। आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भी, बहुत कम लोग ही तुरंत 10 अरब डॉलर नकद जुटा सकते हैं। कोई समस्या आ गई है? मैं अभी इसी बारे में आपसे बात करने वाला था। वह मिशन सिर्फ आपने ही नहीं लिया था, दूसरों ने भी उसे लिया था। और आपने, ऐसा लगता है कि आपने घटनास्थल की कोई तस्वीरें उपलब्ध नहीं कराईं। लू याओ ने आदत के अनुसार अपना माथा पीटते हुए चिड़चिड़ाते हुए कहा, मेरे महान उपकारक क्रिम्सन। पीड़ित के साथ शांति का चिन्ह बनाते हुए आपकी वह खास तस्वीर कहाँ है? वह वार बहुत जोरदार था, शायद शरीर का कुछ भी नहीं बचा होगा, रेड ने स्पोर्ट्स कार से टेक लगाते हुए समझाया। अब 3 दलाल दावा कर रहे हैं कि उनके लोगों ने ये किया है। हथियारों के संगठन में उनका रुतबा मुझसे कहीं ऊंचा है। संगठन के भीतर बहस करने का भी मुझे अधिकार नहीं है। लू याओ ने अपने हाथ फैलाए, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। ओह, क्या किसी और के काम का श्रेय लेना असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा वर्जित टास्क नहीं है? रेड ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाई, ये तो पूरे 20 अरब हैं। 20 अरब, अगर तुम सारी रकम नकद में निकाल लो तो उससे मेरी जान निकल जाएगी। बोलते बोलते लू याओ का गुस्सा बढ़ता गया और उसने अपने पैर से एक पत्थर को जोर से लात मारी। उस पत्थर से उसके लंबे बूट पर एक लंबी सफेद खरोंच आ गई। वह उसे पोंछने के लिए नीचे झुकी, लेकिन पाया कि वह साफ नहीं हो रहा है। सड़क किनारे दुबक कर बैठी लू याओ ने तुरंत एक जंगली सुअर की तरह चीख मारी। तो अब हम क्या करें? रेड की मुस्कान गायब हो गई। रकम बहुत ज्यादा थी, और कोई उसकी मेहनत की नकल करने की कोशिश कर रहा था। 20 अरब, म्याऊं। अगर मैं पेडे का भी इस्तेमाल करूं, तो भी मैं 20 अरब नहीं जुटा पाऊंगा, म्याऊं। छोटी ची, हमें अपना पैसा वापस लेना होगा, म्याऊं। म्योथ ने अपने पंजों को छोटी मुट्ठियों में भींच लिया, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। शायद, तुम बहुत ताकतवर हो। लू याओ जमीन पर बैठी रेड की ओर देख रही थी। हालांकि वह उसकी ताकत जानती थी, फिर भी वह हत्यारे ची होन के सामने इसे दोबारा साबित करना चाहती थी। क्या ये स्पष्ट नहीं है? एके रैंक बीस्टमास्टर मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। आखिरकार, चूंकि मैं द फाइटर नाम का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए खराब प्रदर्शन करना ठीक नहीं होगा। लू याओ स्वाभाविक रूप से उसके आखिरी वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाए, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि द फाइटर के नाम का उपयोग करने से उसका क्या मतलब था। ठीक है फिर, आमतौर पर, मैं असैसिन ऑर्गेनाइजेशन की आंतरिक बैठक में शामिल नहीं हो पाता। जहां तक मुझे पता है, यह मामला उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां आमने सामने की मुलाकात जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमिगत हथियारों का एक समूह अपने दलालों के साथ कहीं प्रकट होगा। हम भी जा रहे हैं। लू याओ ने अपना मन बना लिया था। हालांकि यह खतरनाक था, लेकिन हत्यारे ची होन की ताकत ने उसे काफी आत्मविश्वास दिया था। महज 73वें रैंक पर रहकर, क्या आपको पता भी है कि बैठक कहाँ है? रेड को कोई परवाह नहीं थी। अगर वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते, तो वह चारिजात से बैठक स्थल को ही उड़ा देता। तुम किसे नीचा दिखा रहे हो, कमीने? लू याओ ऐसे उछल पड़ी जैसे किसी ने उसके दुखते हुए घाव पर उंगली रख दी हो।
उसने अपने बाल झटकते हुए आत्मविश्वास से कहा, जब तक मैं, लू याओ, जांच करना चाहती हूँ, तब तक हत्यारे संगठन के खुफिया नेटवर्क को हैक करना मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा, मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे समय बता दीजिए, मैं आपको गाड़ी से ले जाऊंगा। रेड ने सिर हिलाया और म्याउथ के साथ विश्वविद्यालय की ओर चल पड़ा। वह पुस्तकालय जाकर जानकारी हासिल करना चाहता था और इस बीस्टैम की दुनिया के बारे में अपनी समझ को और गहरा करना चाहता था। पुस्तकालय में पुस्तकों की क्लास सूची थी और रेड को जल्दी ही वह जानकारी मिल गई जिसकी उसे आवश्यकता थी। इसमें पोकेमोन की दुनिया से भी कहीं अधिक बुनियादी एट्रीब्यूटें थीं। हवा, प्रकाश, भ्रम और योद्धा बुनियादी गुण थे। रेड ने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि वह इनके लिए संबंधित पोकेमोन प्रकार या चालें ढूंढ सकता था। दुर्लभ गुण, न्याय, आशीर्वाद, आकाश, पृथ्वी और राजा। इतने सारे। अंतरिक्ष, समय, आत्मा। विशेष गुण अक्सर किसी जाति की क्लास को दर्शाते हैं। इस जाति की क्षमताओं में विविधता पाई जाती है और यह गुण एक उच्च स्तरीय जीव होने का प्रमाण है। ड्रैगन। ड्रैगन के अलावा दिव्य पक्षी और पवित्र पशु के गुण भी हैं। रेड ने उन पर एक नजर डाली और इन एट्रीब्यूटों को मोटे तौर पर समझ लिया। संक्षेप में, पोकेमोन की दुनिया में एट्रीब्यूटें अधिक सामान्य और व्यापक थीं, या यूं कहें कि अधिक सरलीकृत थीं। उदाहरण के लिए, फ्लाइंग, स्काई और विंड के समान है, यहां तक कि कुछ संपर्क आधारित फ्लाइंग मूव्स को भी अलग अलग एट्रीब्यूटों के रूप में माना जा सकता है। जहां तक प्रकार के लाभों की बात है, इस पुस्तक में जो लिखा गया था वह भी बहुत बुनियादी था। पानी आग को हराता है, आग लकड़ी को हराती है, इत्यादि। इसके अलावा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ड्रैगन गुण के लिए अभी तक कोई सापेक्ष प्रतिगुण नहीं क्वेस्ट गया है। इसका मुकाबला केवल कच्ची ताकत से ही किया जा सकता है। इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ह्यूज पावर क्षमता वाला अजुमारिल आइस पंच से इस दुनिया के ड्रैगन गुण का मुकाबला कर सकता है। आखिरकार, भले ही यह गोलमटोल दिखता हो, लेकिन ये ड्रैगन स्लेयर की उपाधि वाला पोकेमोन है। और ड्रैगन स्लेइंग शेल वगैरह भी हैं। रेड ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। फिलहाल, उसे यकीन नहीं था कि इस दुनिया में ड्रैगन गुण का मुकाबला बर्फ और परी गुणों से किया जा सकता है या नहीं। जब मौका मिलेगा तो मैं इसे जरूर आजमाऊंगा। रेड ने किताब बंद की और जेब में हाथ डाले पुस्तकालय से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी मुलाकात लिलियांजू से हुई, जो कथित तौर पर उसकी पूर्व प्रेमिका थी। लिलियांजू को कुछ कहना चाहती हुई लेकिन हिचकिचाती हुई देखकर, रेड बिना कोई भाव दिखाए वहां से चली गई। उसने अपनी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट और गुलाबी हेयर टाई को छुआ। बचपन का ऐसा प्यारा दोस्त पाकर उसे बहुत खुशी हुई। अतीत का जिक्र न करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुख्य बात यह थी कि उसे लिलियांजू याद ही नहीं थी। हाल ही में उसे कई बातें याद आ गई थीं। उदाहरण के लिए, जब उसने आईने में देखा, तो पाया कि रेड बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह अपनी मूल दुनिया में इस उम्र में दिखता था। इसके अलावा, उनका कोई दूसरा नाम नहीं था। पुनर्जन्म से पहले और बाद में, उनका नाम रेड ही था, सचमुच कोई दूसरा नाम नहीं। उसे अपने माता पिता और दादाजी की शक्ल सूरत भी याद थी। उसके चाचा की शक्ल भी उसके मन में एकदम साफ थी, मानो उसने उन्हें बहुत पहले देखा हो। लाल। रेड को दूर जाते देख, लिलियांजू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और उसका नाम पुकार दिया। रेड रुका और थोड़ा पीछे मुड़कर देखा। उस चेहरे पर मौजूद आक्रोश को देखकर उसने भौहें सिकोड़ी। ये भाव बनावटी नहीं लग रहा था। क्या ये सच हो सकता है? उसके दिमाग में तुरंत इस्तेमाल के बाद छोड़ दिया गया, बिना पैसे दिए इधर उधर घूम रहा है, और औरतों का बादशाह जैसे शब्द कौंध गए। ये हो सकता है। क्या वो पहले इतना सीधा साधा नहीं था? वो तो एक कमीना था। मामले को सुलझाने की बुनियादी सोच के चलते, रेड पीछे मुड़ गया। वह लिलियांजू के पास गया और शांति से उसकी ओर देखते हुए उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। जैसे कोई निर्णय ले लिया हो, लिलियांजू ने अपने दांत पीसते हुए सीधे रेड की आंखों में देखा। रेड, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए जो पालतू जानवर का बच्चा छोड़ा था, वह वयस्क होकर एस रैंक तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था। मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि मेरी माँ ने इसे किसे बेचा था। मैं इसे वापस पाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं आपको जरूर स्पष्टीकरण दूंगा। ये कहते ही लिलियांजू का मनोबल टूट गया। उसने दोबारा रेड के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और उड़ते हुए भाग गई। रेड कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा, उसके शांत चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि यह कुछ ही वाक्य थे, मुझे लगता है कि मैं समझ गया। मैं सोच रहा था कि मैंने दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में शुरुआत क्यों की, फिर भी परिवार के पतन के बाद भी, मुझे जीवित रहने के लिए लीफ की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। पता चला कि मेरे चाचा ने न केवल मेरी पारिवारिक संपत्ति बेची, बल्कि मेरी पूर्व प्रेमिका की मां ने मेरा पालतू जानवर भी बेच दिया। रेड का चेहरा और भी गंभीर हो गया। अगर वह अपने साथ पोकेमोन नहीं लाया होता, तो सचमुच उसकी बुरी तरह से पिटाई हो जाती। वह अपने दादा द्वारा छोड़े गए पालतू जानवर को जरूर वापस ले लेगा। लिलियांजू पर भरोसा करना बेकार था। अगर उसकी मां ने उसे बेचने की हिम्मत की, तो वह उसे वापस नहीं पा सकेगी।
जब समय आएगा तो मुझे परवाह नहीं होगी कि आपने किसी गुरु को पहचाना है या नहीं, मैं बस इसे ऐसे ही मानूंगा जैसे आपका बचपन में अपहरण कर लिया गया हो। मैं बस एक पोके बॉल फेंक दूंगा और तुम्हें मेरा अच्छा दोस्त बनना होगा। पहले शादी, फिर प्यार। पोकेमोन ट्रेनर के मानदंड अभी भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। रेड ने ली लियांजू के जाते हुए रूप को देखा। उसे ली लियांजू से कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं थी, वह खुद ही इसकी जांच करेगा। अगर ऐसा है तो उसे मेरे सामने इतना दुखी चेहरा नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तो ऐसा चेहरा बनाना चाहिए था जैसा कि उम्मीद थी, वह लीफ से बिल्कुल अलग है। जहां तक तथाकथित एस रैंक की बात है, अब तक वह केवल अपने दादाजी को ही जानता था। वह निषिद्ध क्षेत्र जहां से मेरे दादाजी कभी वापस नहीं लौटे। रेड ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उस निषिद्ध क्षेत्र का स्थान फिलहाल निर्धारित नहीं किया जा सका। यहां तक कि झाओ वेन को भी नहीं पता था, इसलिए रेड के पास पूछने के लिए कोई नहीं था, भले ही वह पूछना चाहता हो। रेड ने विश्वविद्यालय के छात्रों के सामान्य टास्क क्रम के अनुसार पालतू जानवरों के प्रजनन सिद्धांत की 2 कक्षाएं लीं। उसे लगा कि ये ठीक थी, आखिरकार उसके पास एक चीट कार्ड था, लेकिन ये चीजें तो वाकई आम पशु ट्रेनर को सीखनी चाहिए। उसने उन जगहों पर खास ध्यान दिया जहां लू याओ अक्सर जाती थी, लेकिन वह पूरे दिन वहां नहीं रहती थी। शायद वह किसी खुफिया जानकारी जुटाने के मिशन पर थी। वह सोचता था कि वह स्कूल से गैरहाजिर रहने को कैसे संभालती होगी, उसे खुद इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके अच्छे संपर्क थे। प्रोफेसर यान द्वारा उसकी जगह काम करने के कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितनी भी बार क्लास से गैरहाजिर रहता था, क्योंकि नामात्र के लिए रेड पहले से ही प्रोफेसर यान की छात्र सूची में था। अकादमी जीवन के एक दौर के बाद पंजीकरण दिवस पर रेड द्वारा मचाए गए हंगामे के बारे में अब बहुत कम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन लगभग हर कोई यह खबर जानता था कि प्रथम वर्ष के छात्र रेड ने ए रैंक के छात्र अध्यक्ष ली को हरा दिया था। किसी ने नहीं कहा कि राष्ट्रपति ली कमजोर हैं। बीस टैमर की दुनिया में ताकत का सम्मान होता है। अगर आप कहते हैं कि वह किसी काम के नहीं हैं, तो वह आपको चुनौती देंगे और फिर आप, एक विश्वविद्यालय के छात्र 20 टैमर, खुद एक रैंक 20 टैमर से द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। एक दिन दहाड़े रेड ली लियांजू के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अपनी आभा शक्ति का उपयोग करके थोड़ा सा आभास किया। घर में 2 लोग नौकर होने के संदेह में मौजूद थे, साथ ही ली लियांजू भी। ली लियांजू स्थानीय निवासी थी और उसका घर जिनलिंग बीस टैमर यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। वीकेंड है, फिर भी उसके माता पिता घर पर नहीं हैं। छोड़ो, मैं लू याओ से जांच करवाता हूँ। हो सकता है ली लियांजू को कुछ और बातें भी पता ना हो। रेड को लू याओ की याद आए और वह उसे कॉल करने के लिए अपना फोन निकालने ही वाला था कि उसने देखा कि लू याओ ने उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है। उसने अपने खाते का इस्तेमाल बिचौलिए नंबर 73 के रूप में किया। समय निर्धारित हो गया है और मैंने स्थान भी ढूंढ लिया है। इसके अलावा लगता है उस बेवकूफ ग्राहक ने पहले ही किसी बिचौलिए को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आज सुबह 11 बजे बैठक है। ये संदेश देखकर रेड की भौहें तन गईं। क्या वाकई हत्यारे दिन दहाड़े सुबह 11 बजे बैठक कर रहे थे? उसे लगा कि वे आधी रात को इकट्ठा होंगे। चूंकि ग्राहक जिनलिंग शहर में था, इसलिए जो लोग उसके इनाम को हड़पने के इरादे से आए थे, वे सभी जिनलिंग शहर में सक्रिय पशु ट्रेनर थे। कुछ ही देर में उसके फोन पर लोकेशन का मैसेज आया। रेड ने उसे देखा और तुरंत वहां चला गया। जिनलिंग शहर में पालतू जानवरों के लिए अलग रास्ते बने हुए थे, लेकिन रेड यात्रा के लिए चारिज़ार्ड या रैपिडाश का इस्तेमाल नहीं करता था। अगर उसे कोई देख लेता तो क्रिम्सन के रूप में इन दोनों पोकेमोन को बुलाना मुश्किल हो जाता। ये स्थान जिनलिंग शहर और एक अन्य शहर की सीमा पर स्थित था। ये काफी दूरस्थ इलाका था। लू याओ पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। यह एक छोटा सा कस्बा था और जिस जगह पर हत्यारे मिलते थे, वह वास्तव में कस्बे के कानून प्रवर्तन ब्यूरो के ठीक बगल में एक छोटी सी इमारत में थी। इस कस्बे के कानून प्रवर्तन ब्यूरो के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी थी या नहीं, ये कहना मुश्किल था। एक के बाद एक साधारण दिखने वाले लोग उस छोटी इमारत में दाखिल हुए और उनमें से हर एक ने लू याओ पर एक नजर डाली। कुछ उत्सुक थे, कुछ हैरान थे और कुछ, उनकी आंखों में केवल घृणा ही झलक रही थी। इन लोगों ने या तो मास्क पहन रखे थे, बड़े बड़े धूप के चश्मे लगा रखे थे, या फिर अपने चेहरे को स्कार्फ से ढक रखा था। जाहिर है, ये सभी लोग असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे। शायद बहुत सारे लोग। अब इस बारे में सोचकर लगता है कि जो लोग इतनी बड़ी रकम के इनाम का झूठा दावा करने की हिम्मत करते हैं, वे खुद भी काफी ताकतवर होंगे। इनमें से अधिकतर लोग ए रैंक के हैं। लू याओ थोड़ी घबरा रही थी। उसने पहले थोड़ा दूर जाने का फैसला किया। कुछ ही कदम चलने के बाद एक गली से किसी ने उसे पुकारा। लू याओ की घबराहट पल भर में गायब हो गई। उसकी मदद के लिए कोई आ गया था। ये बहुत दूर था, इसलिए मैंने अपने पालतू जानवर की टेलीपोर्ट क्षमता का उपयोग करके थोड़ी सी दूरी तय की। रेड गली से बाहर निकला। उसने काली बेसबॉल टोपी और चेहरे पर काला नकाब पहन रखा था। यह एक बहुत ही साधारण भेष था, लेकिन कारगर। अगर कोई आंखों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील न हो, तो अगली बार जब रेड से मुलाकात होगी, तो इस पोशाक के बिना उसे पहचानना मुश्किल होगा।
आखिर जब तक रेड अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाए और अपनी टोपी का किनारा नीचे खींचे रखे तब तक उसकी आंखें दिखना ही नामुमकिन है। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। अगर बीच में कोई बिचौलिए का जिक्र न होता तो मैं सच में आने की हिम्मत ही नहीं करता। लू याओ ने सिर हिलाया और रेड को लेकर छोटी इमारत की ओर चल पड़ी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें तुरंत रोक दिया गया। लू याओ ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपना खाता दिखाया। वह बिचौलिए नंबर 73 थी। नंबर 73, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूँ। क्या आपको पता है आज यहाँ कौन कौन आया है? तुम्हारे जैसे नंबर 73 को ये खबर कहाँ से मिली? मोटरसाइकिल हेलमेट पहने एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाया और फिर रेड और लू याओ से कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। बड़े भाई, मैं। लू याओ कोई बहाना बनाना चाहती थी, लेकिन रेड पहले ही अंदर जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सीढ़ियों की रखवाली कर रहे दोनों लोगों को देखा ही न हो। तुम कमीने, टकराना। जैसे ही मोटरसाइकिल हेलमेट पहने उस आदमी ने कुछ कहा, एक पंजे ने आगे बढ़कर एक झटके में उसका हेलमेट चूर चूर कर दिया और फिर उसका सिर सीधे दीवार पर दे मारा। खून की बौछार हुई और उसके बगल में खड़े दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर गिर पड़ी, जिससे वह बुरी तरह डर गया। वो लुकारियो तुरंत प्रकट हुआ। उसने उस आदमी का सिर पकड़ा, उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर दूसरे व्यक्ति को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दूसरे व्यक्ति ने मुश्किल से अपनी बात कही, एक तरफ हट गया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने भेष बदलने के लिए मोटरसाइकिल हेलमेट का इस्तेमाल करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ओह, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। रेड मानो खुद से ही बात कर रहा था, उसकी आवाज जानबूझकर एक अलग, थोड़ी कर्कश टोन में थी। लू याओ ने अपने होंठ सिकोड़े और सावधानीपूर्वक रेड के पीछे पीछे चलने लगी। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना दुस्साहसी है कि वो मेरी, क्रिम्सन की, रकम लेने की हिम्मत करे। रेड की आवाज धीमी थी। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो, अगर इतनी बड़ी रकम किसी और के द्वारा चुराई जाए तो कोई भी क्रोधित हो जाएगा। अंदर प्रवेश करने के बाद, रेड और लू याओ को केवल एक ही सम्मेलन कक्ष से हलचल की आवाज सुनाई दी। पहले आप उनसे बात कीजिए। अगर मामला सुलझ नहीं पाता है तो। रेड का अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। तो फिर हम उन सबको मार डालेंगे। लू याओ ने गला काटने का इशारा किया, उसकी आवाज में उत्साह की झलक थी। हथियारों के बीच आपसी कलह आम बात थी। जब तक हत्यारे संगठन के बुनियादी नियमों का उल्लंघन नहीं होता था, तब तक किसी को परवाह नहीं थी कि हत्यारे एक दूसरे को मार डालें। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियां यहां उत्पन्न हो सकती थी जहां एक व्यक्ति किसी मिशन को पूरा करता और दूसरा व्यक्ति उसे मार डालता ताकि मिशन का इनाम उसे मिल जाए। ऐसा प्रतीत होता था कि हत्यारों का संगठन इस प्रथा को मौन रूप से स्वीकार करता था, जिसके परिणामस्वरूप हत्यारों के पास शायद ही कभी ऐसे साथी होते थे जिन पर वे वास्तव में भरोसा कर सकें। क्योंकि अगर कोई हत्यारा होता, तो 99% मामलों में वह अच्छा इंसान नहीं होता। उसके और रेड जैसी जोड़ी को हत्यारे संगठन के भीतर दुर्लभ प्रजाति माना जाएगा। लुकारियो एक बार फिर पालतू जानवरों के क्षेत्र में लौट आया। आमतौर पर, ऐसे दुर्भावनापूर्ण संगठनों की बैठकों के दौरान प्रतिभागियों को अपने पालतू जानवरों को बाहर निकालने की अनुमति नहीं होती थी। हालांकि उन्हें बुलाने में केवल 1 सेकंड लगता था, लेकिन यह नियम असफल वार्ताओं के बाद होने वाले खूनी झगड़ों को रोक नहीं पाया। जैसे अंधेरी ताकतों के बीच कोई बातचीत हो रही हो, जहां बंदूकें बाहर छोड़ दी गई हों। ऐसा लगता है कि यह बात यहां लागू नहीं होती। रेड और लू याओ अंदर दाखिल हुए। बड़े सम्मेलन कक्ष में कई लोग जमा थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने गुप्त इरादे थे। रेड को कोई चिंता नहीं थी। कोई भी 20 टैमर जो 20 अरब से अधिक लोगों को नाराज करने की हिम्मत रखता हो, उसकी ताकत शायद ए रैंक से भी अधिक होगी। सबसे पहले, एक बात निश्चित थी, बहुत कम लोग लिंशिया के मिशन को स्वीकार करते थे। जो लोग उसे मार सकते थे, उन्हें 20 अरब की भी परवाह नहीं होती, और जो लोग उसे नहीं मार सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से इस टास्क को पूरा नहीं कर सकते थे। अगर कोई लिंशिया को भी नहीं मार सका, तो वह क्रिम्सन को कैसे मार सकता था? ये तो कोरी कल्पना थी। इसके अलावा, रेड को अब एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी, ए रैंक बीस्ट मास्टर इतने दुर्लभ नहीं थे। उसने एकमात्र जीवित व्यक्ति जिसे ए रैंक से ऊपर देखा था, वह झाओ वेन था। क्या ए रैंक और सुपर ए क्लास के बीच एक अथाह खाई थी? अगर ऐसा था, तो ए रैंक तक पहुंचना केवल 20 टैमा बनने की दहलीज पार करना था। आखिरकार, वह खुद ही कई ए रैंक को मार चुका था। काई बाओकाई के अंगरक्षकों जैसे कमजोर लोग, उसकी तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर थे। इतने सारे गैर जरूरी लोग भी क्यों आ गए? क्या आप सब भी इसमें हिस्सा चाहते हैं? एक दुबला पतला, कमजोर आदमी बोला। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सब उसकी तरफ देखने लगे। रेड और लू याओ के पास बैठने के लिए सीटें भी नहीं थीं और वे दरवाजे के पास ही खड़े थे। बेशक, उन दोनों पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह जगह पूरी तरह से अव्यवस्थित और अनुशासनहीन लग रही थी। दरवाजे की रखवाली के लिए केवल 2 छोटे मोटे नौकर ही तैनात थे। आज सब लोग यहाँ हैं, इसलिए सबको हिस्सा मिलेगा। लिंशिया से निपटना बहुत मुश्किल है। अगर उसे मारा जा सकता है, तो जिसने भी ऐसा किया है वह एक बेहद शक्तिशाली हत्यारा होना चाहिए। एक और महिला, जिसने सिर पर एक बड़ी सी धूप से बचने वाली टोपी पहन रखी थी, धीमी आवाज में बोली।
उसके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसका पूरा शरीर एक खतरनाक आभा बिखेर रहा था। स्पष्टतः यह महिला एक बिचौलिए की भूमिका निभा रही थी, और उसके पीछे का व्यक्ति वही हत्यारा था जिसका नाम उसके नाम पर दर्ज था। भले ही सबको हिस्सा मिल जाए, यहाँ इतने सारे लोग हैं। क्या वाकई सबको हिस्सा मिलेगा? क्योंकि मेरे लोग घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। देखकर लगता है कि यह एक भीषण युद्ध था। सफल हत्यारे को इनाम तुरंत नहीं मिला, इसलिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। हो सकता है कि वह मर भी गया हो। एक अन्य हत्यारे ने बात की और कई लोगों ने हल्के से सिर हिलाया। इस अनुमान के सच होने की प्रबल संभावना थी। हम इसे अपनी तीनों पार्टियों में बांट लेंगे। धूप से बचने वाली टोपी पहने महिला के पीछे खड़े हटे कट्टे आदमी ने दबी हुई आवाज में कहा। मेरा सुझाव है कि हमारे तीनों दलों के अलावा यहाँ मौजूद हर किसी को कुछ मिलियन, मान लीजिए 5 मिलियन मिल जाएं। हर किसी को हिस्सा मिलेगा। इस तरह अगर वह हत्यारा मरा नहीं है तो हम सब मिलकर उसे मार सकते हैं। सबसे पहले बोलने वाले दुबले पतले आदमी ने जोरदार लहजे में कहा। एक ही वाक्य से वह सबको इस झमेले में घसीटना चाहता था। उनके काम में तो सख्त सावधानी बरतनी ही पड़ती है। पैसा तुमने शायद पहले ही ले लिया होगा, है ना? धूप से बचने वाली टोपी पहने महिला ने दुबले पतले आदमी की ओर देखा। हालांकि वह सवाल पूछ रही थी, लेकिन उसके लहजे में आत्मविश्वास झलक रहा था। दुबले पतले आदमी ने अपनी बाहें मोड़ी और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। वह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है, रेड ने लू याओ के कान में फुसफुसाया। वह मुझे 5 मिलियन देने को भी तैयार है। लू याओ ने होंठ सिकोड़े। वह पैसा तो उनके होंग याओ दंपत्ति का होना चाहिए था। क्या आप मेरे पैसे लेकर मुझे भुगतान कर रहे हैं? लू याओ जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। अगर वह गैर लड़ाकू प्रकार की पशु ट्रेनर न होती तो वह अब तक हमला कर चुकी होती। संगठन के भीतर किस हत्यारे ने यह मिशन स्वीकार किया, ये वास्तव में गोपनीय है। लेकिन मैंने एक बिचौलिए को देखा। नंबर 73 हाल ही में नंबर 36 पर पहुंच गया है। पदोन्नति की यह स्पीड बहुत ही चौंकाने वाली है। उन्होंने निश्चित रूप से ए रैंक का मिशन पूरा किया होगा। इस रफ्तार से उनके लिए औपचारिक रूप से असैसिन संगठन में शामिल होना और उसकी सुरक्षा प्राप्त करना असंभव नहीं है। चश्मा पहने एक बिचौलिए ने उन्हें ऊपर उठाया और अपने देखे हुए विषय के बारे में बताया। वास्तव में केवल अंकों के आधार पर यह निर्धारित करना कठिन था कि 36वें नंबर पर पहुंचने वाला व्यक्ति वास्तव में 73वां नंबर था या नहीं। लेकिन हुआ यूं कि नंबर 36 को ही पद से हटा दिया गया था। वह देख सकता था कि किस रैंक के व्यक्ति ने उसकी जगह ली है। ओह, नंबर 73 की रैंकिंग काफी नीचे थी। अचानक इतनी तेजी से ऊपर उठने का मतलब यही है कि नंबर 73 के अधीन काम करने वाले किसी हत्यारे ने ही लिन शिया की हत्या की होगी। धूप से बचने वाली टोपी पहने महिला ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। दिलचस्प। रेड ने इन लोगों को ठंडे भाव से देखा। कई हत्यारों के एक साथ मिलकर खुफिया जानकारी साझा करने से वे जल्द ही लू याओ का पता लगा लेंगे। इस नजरिए से देखें तो उस सफल हत्यारे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे हमारे स्तर के ही हैं। उस हटे कट्टे हत्यारे ने अपना हाथ हिलाया, उसकी आवाज में सहजता झलक रही थी। लू याओ ने रेड की ओर मुड़कर देखा। रेड की आंखें शांत थीं। सोचने पर पता चला कि जब से वह उससे मिली थी, उसने कभी उसके भावों में इतना उतार चढ़ाव नहीं देखा था। चूंकि असैसिन क्रिम्सन इतना शांत है, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। लू याओ को एक बार फिर पूरी तरह से तसल्ली महसूस हुई। और इसलिए, बकवास, वे तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तुम निकम्मे हो, जिसे सिर्फ इनाम हड़पना आता है। तुम मेरे पैसे आपस में बांटना चाहते हो। तुम सब भाड़ में जाओ। लू याओ ने सीधे डाक टाइप का एक मूव लॉन्च किया, मौखिक दुर्व्यवहार। सन्नाटा छा गया। सबने दरवाजे की ओर देखा। वहां उन्होंने एक लड़की को नकाब पहने, कमर पर हाथ रखे, आंखों में क्रोध भरा देखा। उसके पीछे बेसबॉल कैप पहने एक आदमी खड़ा था, हाथ जेब में डाले, उसकी निगाहें शांत थीं। ये बदमाश कहां से आया? क्या तुम मौत की तलाश में हो? दुबले पतले आदमी ने मेज पर हाथ पटका और अचानक खड़ा हो गया। चूंकि पैसा उसके हाथ में था, इसलिए उसे अपना सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ा। क्या तुम मौत की तलाश में हो? क्रिम्सन का पैसा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, फिर बात करेंगे। रेड ने बस अपना हाथ उठाया। लुकारियो प्रकट हुआ और बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल पर कूद गया। उसने दुबले पतले आदमी की ओर हाथ बढ़ाया और तुरंत ही उसे अपनी गर्दन कसकर पकड़ी हुई महसूस हुई। भ्रम, उन्होंने शुरू कर दिया है। मुझे पता था कि जब हत्यारे इकट्ठा होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। आसपास मौजूद भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग तुरंत चले गए, जबकि कुछ लोग किनारे हट गए, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। क्या तुम शुरू से ही मुझे मारना चाहते थे? आपके सपनों में? दुबले पतले आदमी की आवाज रेड द्वारा जानबूझकर बनाई जा रही कर्कश आवाज से भी कहीं अधिक कर्कश थी। ल्यूकारियो के बगल का स्थान थोड़ा सा कांप उठा क्योंकि एक नुकीला पंजा बाहर निकला और सीधे ल्यूकारियो की गर्दन पर झपटा।
पालतू जानवर ने पालतू जानवर के स्थान से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले ही हमला कर दिया था। लुकारियो की आंखों में लाल चमक उठी। वह वास्तव में थोड़ा हैरान था। एक इंसान की गर्दन जितनी ताकत झेल सकती है, उसके हिसाब से अभी अभी हुए उस साधारण साइकिक चोखोल से उस दुबले पतले आदमी की तुरंत मौत हो जानी चाहिए थी। लेकिन असल में गॉन्टमैन न केवल मारा नहीं गया, बल्कि उसने ल्यूकारियो का मुकाबला करने के लिए तुरंत अपने पालतू जानवर को भी बुला लिया था। क्लोवित्ज़र स्तर 71। अट्रिब्यूट गहरा। अट्रिब्यूट दुर्बलता का उपचार, घावों के ठीक होने की दर को धीमा कर देता है। हिंजकू बहुत कमजोर है, मैं तो यही कहता हूँ। खुद को क्रिम्सन कहने वाले इस हत्यारे को हाथ हिलाते हुए अजीबोगरीब बातें कहते हुए ही सबने सुना। आओ। लुकारियो ने गॉन्टमैन के हाथ पर भी वार किया, जिससे न केवल क्लोवित्ज़र की कलाई पर पकड़ छूट गई बल्कि साइकिक शक्ति का उपयोग करके उसने गॉन्टमैन को दूर फेंक दिया। वह दीवार से जोर से टकराया और टक्कर के कारण उसे चक्कर आने लगे। करीबी लड़ाई, इसे तुरंत खत्म करो, रेड ने फुसफुसाते हुए कहा। अपने बीस टैमा पर हमला होते देख क्लोवित्ज़र भी क्रोधित हो गया और तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लुकारियो तुरंत उसकी बाहों में कूद पड़ा। वह इतना तेज था कि यह पालतू जानवर, जिसकी मुख्य ताकत उसकी उच्च एजिलिटी थी, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर प्रतिद्वंद्वी की छाती पर धावा बोलना, लक्ष्य पर विनाशकारी प्रहार करना, ये क्लोज कॉम्बैट है। रेड ने अन्य हथियारों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाने के लिए इस व्यक्ति को तुरंत खत्म करने का फैसला किया। बैंग बैंग बैंग, मांस पर 3 मुक्कों के लगने की आवाज गूंज उठी। क्लोवित्ज़र के मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रेड के ज्ञान के अनुसार डार्क एट्रीब्यूट डार्क टाइप से मेल खाता था और फाइटिंग टाइप के मूव्स डार्क टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव थे। भले ही उसका स्तर कुछ रैंक ऊपर हो, फिर भी एक ही क्लोज कॉम्बैट से आमतौर पर उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस क्लोवित्ज़र के मूल आंकड़े ल्यूकारियो से 100 अंक से भी अधिक कम थे। इन परिस्टेटसियों में एक बार ल्यूकारियो पास आ गया तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। 3 तेज मुक्के मारने के बाद लुकारियो ने क्लोवित्ज़र का सिर दोनों हाथों से पकड़ा, उसे नीचे पटका और पूरी ऊर्जा के साथ अपने घुटने से उसके सिर पर वार किया। क्लोवित्ज़र ने दर्द भरी चीख मारी, जिसके बाद लुकारियो ने उसका सिर पकड़कर बाहर फेंक दिया। वह खिड़की तोड़कर बाहर सड़क पर जा गिरा। पहले से ही कम आबादी वाली सड़क पर बचे हुए कुछ पैदल यात्री अचानक खून से लथपथ सिर के साथ गिरे पालतू जानवर को देखकर चौंक गए और वे जल्दी से वहां से भाग गए। अरे, लड़ाई छिड़ गई। पास ही स्थित कानून प्रवर्तन ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर 2 प्रवर्तक, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में कॉफी का कप था, सड़क पर स्थिर पड़े क्लोवित्ज़र को रुचि से देख रहे थे। रेड का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था और ल्यूकारियो के हमले हमेशा की तरह बेरहम थे। पारंपरिक पोकेमोन दुनिया के विपरीत, अगर वह उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं होता, तो किसी भी जीवन मरण की लड़ाई में उसके सामने आने वाले विरोधी पालतू जानवर उसे पूरा निगल जाते। यह कोई सामान्य पोकेमोन द्वंद्व युद्ध नहीं था, बल्कि 20 टैमर्स के बीच एक क्रूर लड़ाई थी। ये जीवन मरण का संघर्ष था, हारने का मतलब लगभग निश्चित रूप से मृत्यु था। तुरंत यूं ही निकाल दिया गया। धूप से बचने वाली टोपी पहने महिला सदमे से भर गई। साथ ही सभी को एक बात समझ में आ गई, शायद असली चीज उन्हें ढूंढते हुए ही आई थी। उसने एक ही मुठभेड़ में ए रैंक के पालतू जानवर को मार गिराया था और उन्होंने पहले क्रिम्सन नाम के इस हत्यारे पर मिलकर हमला करने के बारे में सोचा था। दोस्त, शायद यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई है। अपने सबसे ताकतवर पालतू जानवर के लिए शोक मनाने का समय न होने के कारण दुबले पतले आदमी ने तुरंत अपनी वाक्पटुता का इस्तेमाल करके जीवित रहने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुकारियो तुरंत उसके सामने कूद पड़ा। घातक इरादे से चमकती आंखों वाले इस लंबे लंबे पालतू जानवर को देखकर दुबले पतले आदमी की हिम्मत भी टूट गई और उसने अपने दूसरे पालतू जानवरों को बुलाने का साहस भी खो दिया। मैं दुबले पतले आदमी ने और भी कुछ कहना चाहा, लेकिन रेड की ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। उसे मार डालो। उन 3 शब्दों ने दुबले पतले आदमी की निराशा को चरम पर पहुंचा दिया। लुकारियो ने एक उंगली उठाई और डार्क पल्स का एक जोरदार विस्फोट तुरंत उस आदमी के सिर को भेद गया, साथ ही उसके पीछे की दीवार में भी एक बड़ा छेद कर दिया। रेड ने अपना चेहरा घुमाया और प्लास्टिक का कार्टून मास्क पहने एक छोटे, घबराए हुए व्यक्ति पर अपनी निगाहें गड़ा दी। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और फिर अब्रा को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। अब्रा ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और उस विशालकाय व्यक्ति के शव को टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पहुंचा दिया। किसी पशु ट्रेनर की मृत्यु के 1 मिनट के भीतर ही उसके पालतू पशुओं का स्थान नष्ट हो जाता है। अंदर मौजूद पालतू पशु बेघर हो जाते हैं और अपने स्वामी को खोने से अत्यधिक वफादारी रखने वाले पशु घृणा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। पालतू जानवरों के स्थान के पतन से उत्पन्न मानसिक आघात के कारण भले ही उनकी वफादारी अधिक न हो, पालतू जानवर उस स्थान से निष्कासित होने के बाद कुछ समय के लिए उन्मादी अवस्था में चले जाते हैं। उस छोटी इमारत से कुछ ही दूरी पर स्थित कानून प्रवर्तन ब्यूरो के अंदर अचानक उस विशालकाय व्यक्ति का शव प्रकट हुआ। अपने डेली कर्तव्यों का पालन कर रहे कर्मचारी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए।
फिर एक चीख के साथ हॉल में पल भर में अफरा तफरी मच गई। प्रवेश द्वार पर कॉफी पी रहे दोनों एनफोर्सर्स ने भी इस असामान्य स्टेटस को देखा। जब तक वे माथे पर शिकन लिए हॉल में दाखिल हुए। गॉन्ट मैन के पालतू जानवरों का स्थान पहले ही ढह चुका था और उन्माद की स्टेटस में 4 पालतू जानवर अपनी आंखों के सामने सब कुछ नष्ट कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं। इन चारों पालतू जानवरों को बाहर जाकर राहगीरों को परेशान न करने दें। अगर इनसे कोई घटना हुई तो इस महीने का बोनस फिर से चला जाएगा और हमारे खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो सकती है। बल प्रयोग करने वालों में से एक असहाय दिखते हुए अपने पालतू जानवर को बुला लाया। हालांकि यह एक छोटा सा शहर था, फिर भी यह एक कानून प्रवर्तन ब्यूरो था जो शहर की हिंसक कानून प्रवर्तन एजेंसी थी और यहाँ कई ऐसे बीस्ट टैमा थे जो लड़ने में सक्षम थे। कुछ समय मिलने पर केवल 4 उग्र पालतू जानवरों से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। उस छोटी सी इमारत के अंदर सब लोग चुप थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी और कुछ और लोग बाहर चले गए। उन जैसे अंशकालिक कामगारों का काम सिर्फ पैसे के लिए था। वे ऐसे काम ले लेते जिनमें जोखिम न हो, लेकिन कोई भी समझदार अंशकालिक हत्यारा ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें जान जोखिम में डालकर मौत के मुकाबले में उतरना पड़े। असली निशाना तो उन्हें ढूंढते हुए आया था और उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि अगर वे वहां से नहीं भागे और निशाने पर आ गए तो कौन जानता था कि क्या होगा। कार्टून का मुखौटा पहने व्यक्ति के सामने बैठते हुए रेड ने पूछा, क्या तुम उस मरे हुए आदमी के दलाल हो? उसने इसलिए जमीन पर बैठकर श्रौच किया क्योंकि उसे शक था कि यह एक बच्चा है। वह किसी अज्ञात स्थान पर एक तरफ खड़ी होकर उसे लगातार देख रही थी। हालांकि उसने मुखौटा पहन रखा था, रेड को पूरा यकीन था कि मुखौटे के नीचे छिपा छोटा सा चेहरा उसे घूर रहा था। जी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, रेड ने भौहें चढ़ा लीं। सच में, वह एक छोटी बच्ची थी। लाल, उस बच्ची को भूल जाओ। इस छोटी बच्ची को भी शायद धोखा दिया गया होगा। लुयाओ तुरंत आगे बढ़ी और रेड का हाथ पकड़ लिया। रेड विचलित रहा और ठंडे स्वर में बोला, तुम खुद भी इन शब्दों पर विश्वास नहीं करते। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी हत्यारे संगठन का दलाल बन जाता है, एक साधारण व्यक्ति हो सकता है? लुयाओ तुरंत अवाक रह गई। इसमें कुछ करने का कोई विकल्प नहीं था। रेड की बात में दम था। मैं सारा पैसा आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे पास खाता है और मैं कोई जानवर वश में करने वाला नहीं हूं। और इसके अलावा, चूंकि तुमने उसे मार डाला है, इसलिए अब तुम मुझे नहीं मार सकते। उस छोटी बच्ची की आवाज बहुत धीमी थी और बोलते समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मानो वह डर के मारे रोने ही वाली हो। अचानक हवा का एक झोंका आया। छोटी बच्ची ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और तुरंत इतनी डर गई कि वह अपने नितंबों के बल गिर पड़ी। अभी लुकारियो का एक पंजा उसके कनपटी से बस एक बाल बराबर दूरी पर था। तब भी रेड को किसी भी पालतू जानवर की उप स्टेटस का एहसास नहीं हुआ था। अब पैसे ट्रांसफर करो। रेड ने जमीन पर डर से स्तब्ध बैठी छोटी बच्ची को देखा और धीमी आवाज में बोली। छोटी बच्ची ने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ देर बाद पैसे आ गए। चल दर। रेड को पैसे मिलते ही अबरा तुरंत उसके और लू याओ के साथ मौके से गायब हो गई। ये देखकर कि हत्यारा चीहोंग चला गया है, बचे हुए कुछ लोगों ने राहत की लंबी सांस ली। मौत का वो दूत आखिरकार चला गया। अगर वो नहीं जाता तो मैं खुद को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाता। बुरा नहीं, मैंने अपना संयम बनाए रखा। उस बलवान हत्यारे ने अपने सीने की मांसपेशियों को थपथपाया। उसके मन में एक अनसुलझा डर था। जैसे ही वे जाने वाले थे, दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। छोटी बच्ची खड़ी हुई, अपनी पोशाक से धूल झाड़ी और कार्टून का मुखौटा हटाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका चेहरा छोटा था और उस पर गॉथिक शैली का गहरा मेकअप लगा हुआ था। हर कोई उसे संदेह और अनिश्चितता की निगाहों से देख रहा था। उसके पीछे हरे चेहरे और नुकीले दांतों वाला एक पालतू जानवर, जो देखने में बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा था, धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये दानव जैसा पालतू जानवर पूरे समय वहीं मौजूद था। बस बात इतनी सी थी कि किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। स्तर का अंतर इतना ज्यादा था। म्याऊथ ने अपने दोनों पंजों से अपनी ठुड्डी खुजलाई। उसकी आंखों में गहन अवलोकन भाव था। वह अब एक विला के गेट पर खड़ा था। रेड उसके बगल में खड़ा अपने फोन पर खेल रहा था और लीफ से चैट कर रहा था। जी हाँ, रेड म्याऊथ को घर खरीदने के लिए लेकर आया था। अपनी अपार संपत्ति के बदौलत उस व्यक्ति और बिल्ली ने एक साधारण अपार्टमेंट का विचार त्याग दिया और सीधे एक विला में रहने का फैसला किया। पैसे को यूं ही क्यों रखना? क्या नए साल तक खर्च करने का इंतजार करना चाहिए? उनके बगल में खड़ा सेल्स प्रतिनिधि भी रोमांचित था, क्योंकि वह सबसे पहले पहुंचा था और दरवाजे से सबसे पहले अंदर गया था, इसलिए उसकी मुलाकात इस विशाल ग्राहक से हो गई थी। आखिरकार जिनलिंग में भी यह विला काफी महंगा था। ये सचमुच एक समृद्ध इलाका था। लीफ ने एक वॉइस मैसेज भेजा। रेड ने उसे टैप किया। झाओ परिवार की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जिनलिंग में तो वे मुझे कम से कम 2000 रुपये प्रति माह देते थे, अब जब मैं अपनी माँ के साथ हूँ, हाहा, एक पैसा भी नहीं। क्या मैं एक अमीर युवती नहीं हूँ?
मुझे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद क्यों उठाना चाहिए? बस बहुत हो गया, दुनिया का अंत हो जाए। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी की आत्मा को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश मत करने दो। वह तीखी बहस जारी रही। लाल बत्ती जलती रही पूरे 60 सेकंड। स्पष्टतः 60 सेकंड ऐप की सीमा थी, न कि सेकंड मिस जाओ की। और भी कई वॉइस मैसेज दिखाई दिए। रेड के होंठ हल्के से मुड़े, उसने शांत भाव से ट्रांसफर स्क्रीन खोली और एक टैप में 2000 युआन भेज दिए। ऐसा नहीं था कि वह कंजूस था, ये पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया गया था, और अगर लीव सवाल पूछना शुरू कर देता तो मामला बिगड़ जाता। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वह अपनी अचानक मिली दौलत का कारण कैसे बताए। बेशक, वह जानता था कि इतना आलीशान घर खरीदना मॉर्निंग मिस्ट का ध्यान भी आकर्षित करेगा। मैं बस उसे बता दूंगा कि यह लिंशिया को मारने का इनाम है, वह वैसे भी कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, उसने सोचा। इतना कहकर उसने म्याउथ की ओर देखा और पाया कि बिल्ली पहले ही एजेंट के पीछे पीछे अंदर जा रही थी। अरे, मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं ही वो हूँ जो स्पोर्ट्स कार में आया था। रेड ने अपना फोन जेब में रखा और उनके पीछे पीछे चल दिया। एजेंट के थूक छिड़कते हुए किए गए बिक्री प्रस्ताव के बाद रेड ने उस व्यक्ति की हताश निगाहों के बीच विला को पूरी तरह से खरीद लिया। धत्तेरी की बेहद अमीर लोग, मुझे बहुत जलन हो रही है। कौन जाने लिंशिया के पास कितने विला होंगे। रेड ने मुट्ठी भींच ली और मन ही मन उस उद्योगपति को कोसने लगी। आदरणीय स्वामी जी, क्या मैं आपको हमारी कंपनी की नवीनतम हाउसकीपिंग सेवा से परिचित करा सकता हूँ? एजेंट ने 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया। उसके लिए रेड और म्याउथ लगभग परिवार के सदस्य थे। ओह, चलो सुनते हैं, म्याऊं। म्योथ ने उधर देखा, इतनी बड़ी जगह के लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी। तो अगर आप इतनी कृपा करें, तो मेरे पीछे आइए। उस इमारत की ओर। उन्होंने एक गोलाकार संरचना की ओर इशारा किया, जो कि परिसर का सेवा केंद्र था जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया था। संक्षेप में कहें तो, यह एक उच्चस्तरीय संपत्ति प्रबंधन TAS कार्यालय था। अंदर जाकर, रेड को एहसास हुआ कि नए तरीके से घर की साफ सफाई का क्या मतलब है। पालतू जानवर, ऊर्जा से भरपूर, काम के अलावा किसी और चीज के बारे में न सोचने वाले, वफादार और अथक। एकमात्र कमी उनकी शक्ल सूरत थी, अन्यथा वे एकदम सही थे। एजेंट ने उत्साह से कहा कि अगर वह इस अतिरिक्त बिक्री को पूरा कर लेता है तो उसे एक साथ 2 कमीशन मिल जाएंगे। पालतू जानवरों की देखभाल करने वाले पेशेवर कर्मचारियों की एक कतार इंतजार कर रही थी। संपत्ति प्रबंधन का काम करने वाली शियाओमेई उसकी प्रशंसा करेगी, और फिर वह ही। युवा विक्रेता अपनी हंसी नहीं रोक पाया और फिर पलकें झपकाईं। बत्तख की चोंच जैसी टोपी पहने उस आकर्षक व्यक्ति के हाथ में 4 गोले थे। वो पेड बीस्ट स्टोरेज डिवाइस, सचमुच अमीर, एक साथ 4। वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। हम नहीं लेंगे। विला तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है ना? रेड ने चारों पोके बॉल अपनी जेब में रख ली और पूछा। जी हाँ, आप सीधे अंदर जा सकते हैं। एजेंट ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, म्याउथ, चलो वापस चलते हैं। आराम से सो जाओ, कल स्कूल है। रेड खड़ा हुआ और चला गया। एजेंट ने और अधिक सेवाएं देने की कोशिश की, लेकिन आदमी और बिल्ली इतनी तेजी से भागे कि पलक झपकते ही दरवाजे से बाहर निकल गए। इस बार कौन है? म्याऊं। म्योथ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और उसने रास्ते में ही पूछ लिया। जब हम अपने घर वापस आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा। रेड ने म्याउथ के गोल सिर पर थपथपाया और वे वापस लौट आए। आंगन में, रेड ने 3 पोके बॉल फेंकी। श्रीमान माइम पद 39, महिला अदिति लैव्य व्यवस्था 32, लीवनी LV 41। हमें पालतू जानवरों की देखभाल के लिए किसी तरह के घरेलू उपकरणों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सफाई के माहिर हैं, म्याऊं। म्योथ बहुत खुश हुआ। तीनों पोकेमोन उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। लिटिल ची ने घर खरीदा। तीनों के मन में एक ही सवाल उठा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वे युद्ध के बजाय इस आरामदायक, साधारण जीवन को पसंद करते थे। और अब बारी है हेवीवेट फाइनल की। रेड ने आखिरी पोके बॉल को उठाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। म्योथ और बाकी सब उत्सुकता से देखते रहे। उसने उसे फेंका, नीली रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश की चमक में एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। तो ये गार्डेवोरा है, म्याऊं। म्याउथ ने अपनी बाहें मोड़ लीं। वो उसकी पुरानी दोस्त थी, जिसे अक्सर लिटिल ची की युद्ध टीम में शामिल किया जाता था। म्योथ ने उसे तुरंत पहचान लिया, वह रेड की इकलौती शाइनी गार्डेवोरा थी। उसके सामान्य हरे बाल और भुजाएं हल्के नीले रंग की थीं। शाइनी गार्डेवोरा लेवल 80। क्षमता, पता लगाना। धारित वस्तु, गार्डेवोरा आइटम। गार्डेवोरा। उसने म्याउथ के सिर को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया, फिर रेड की बाहों में उड़ गई। यह एहसास, यह एक तड़प है, लेकिन ये हमारी पहली वास्तविक मुलाकात है। उसके मन में एक अजीब सी भावना जागृत हुई। गार्डेवोर, जो एक साइकिक टाइप पोकेमोन है, पोकेमोनों में भावनात्मक अभिव्यक्ति के मामले में उच्च स्थान रखता है। उसके मिजाज में उतार चढ़ाव स्पष्ट और संवेदनशील थे। अपने ट्रेनर की रक्षा के लिए वह अपार मानसिक शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, एक छोटा ब्लैक होल बना सकती थी। शायद
गेम में मेरा साथ देने वाले पोकेमोन आखिरकार सिर्फ डेटा ही नहीं थे। जब मैंने खेलना बंद कर दिया तो क्या किसी दूसरी दुनिया में उन्हें मेरी कमी महसूस हुई? मेरे लिए ये सिर्फ एक खेल की शुरुआत और अंत करने जैसा था। लेकिन गार्डेवॉर के लिए, रेड ने मन और इच्छा की एकता को जागृत किया। उसकी आंख से एक आंसू बह निकला। गार्डेवॉर के विचारों में एक ही पंक्ति गूंज रही थी, मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। रेड और म्याउथ क्लास के लिए निकल गए, गार्डेवॉर वहीं रह गई। इस समय वह रसोई में एक कुकबुक को घूर रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके चारों ओर बर्तन, कढ़ाई और मसाले तैर रहे थे। कौन जाने, शायद मानसिक शक्तियों को खाना पकाने के साथ मिलाने से वाकई फायदा हो जाए। घर पर खाना बनाना और लिटिल ची और म्याउथ के वापस आने का इंतजार करना एक बहुत ही सुखद प्रकार का साथ है। गार्डेवॉर की आंखें चमक उठी। एक तेज धार वाला चाकू नापा गोभी के एक सिर पर बेतहाशा वार करने लगा। विश्वविद्यालय का जीवन थोड़ा नीरस था। मानक पाठ्यक्रम अब रेड के लिए उपयुक्त नहीं थे। वह इन छात्रों से मीलों आगे निकल चुका था। क्या आज ए रैंक का लेक्चर है? फिर मुझे जाना होगा, देखना होगा कि ए रैंक के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। रेड ने विश्वविद्यालय के आधिकारिक ऐप की जांच की और दोपहर की ए रैंक वाली कक्षा को देखा। तथाकथित ए रैंक पाठ्यक्रम सभी के लिए खुले थे। आप इसे समझ सकते थे या वास्तव में कर सकते थे, यह एक अलग बात थी। आखिरकार, एक बार सिद्धांत समाप्त हो जाने और अभ्यास शुरू हो जाने के बाद, यदि आप मूल बातों को नहीं समझ पाते तो आपको ट्रेनिंग कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया जाता। मैं बहुत ऊब गया हूँ, म्याऊं। लिटिल ची, मुझे पालतू जानवरों की दुनिया में वापस भेज दो। मैं 4000 के पेट पर झपकी ले सकता हूँ, म्याऊं। आखिरकार, म्याउथ एक बिल्ली ही थी। अगर उसे खाली छोड़ दिया जाए तो वह घंटों सो सकती थी। उदाहरण के लिए, अभी वह रेड के साथ लेक्चर में जाते समय ऊँघ रहा था। ठीक है। रेड ने सिर हिलाया और म्याउथ को पालतू जानवरों के लिए बने स्थान में रख दिया। ये स्थान पोके बॉल का उपयोग करने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक था। बीस्ट टैमर की दुनिया कई मायनों में पोकेमोन की दुनिया से कहीं बेहतर साबित हुई। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रत्येक बीस्ट टैमर के लिए उपलब्ध निजी पालतू जानवर का स्थान था। इस व्याख्यान के लिए कक्षा बदलनी पड़ी। रेड एक विशाल कमरे में दाखिल हुआ जो पहले से ही आधा भरा हुआ था। आगे की पहली 2 पंक्तियों में लगभग 7 या 8 लोग ही बैठ सकते थे। लाल, सामने खड़ा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और पुकारा। रेड ने उस आवाज का पीछा किया, लीजोंग। लीजोंग हाथ हिलाते हुए खड़ा रहा, उसे अपने बगल में बैठने का इशारा कर रहा था। रेड ने सिर हिलाया और गलियारे से नीचे चली गई। ये कौन है? एक ए रैंक सीनियर उसे क्यों बुला रहा है? मैंने पहले कभी किसी ए रैंक अधिकारी का नाम रेड नहीं देखा। तुमने उस दिन मीटिंग छोड़ दी और फोरम भी चेक नहीं किया। वो तो अप्रत्याशित विजेता है। हाँ, उसने ली जोंग को एकल द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। अरे यार, तो ये है वो आदमी। कुछ छात्र फुसफुसाए, लेकिन बातचीत जल्दी ही बंद हो गई। उनके विश्वविद्यालय के वर्षों में यह महज एक क्षणिक घटना थी। शिक्षक यही कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें आजकल नहीं देखा। तुम क्या कर रहे थे? रेड के बैठते ही ली जोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। रेड की उसके बारे में राय बुरी नहीं थी। उसने अपना मुखौटा उतारते हुए कहा, हाल ही में एक घर खरीदा है, व्यस्त रहा हूँ। आज रात मैं प्रोफेसर यान के घर खाना मांगने और बूढ़े आदमी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लाने जा रहा हूँ। वो छोटा सा आदमी बहुत दुबला है। हा, ली जोंग हंस पड़ा। जिनलिंग बीस्ट टैम यूनिवर्सिटी में केवल रेड ही प्रोफेसर यान को छोटा शरारती बच्चा कहने की हिम्मत करता था। क्लास शुरू हुई। एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। विषय, पालतू जानवरों के लिए जगह बढ़ाना। एक ही लेक्चर में अलग अलग ग्रेड क्यों हैं? क्या सभी को अलग अलग चरणों में नहीं होना चाहिए? रेड ने ली जोंग की ओर झुककर फुसफुसाया। खुली कक्षाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सुन सकता है। हम जैसे प्रतिभाशाली छात्रों ने यह बात बहुत पहले ही सुन ली थी। हमने इसे लगभग रट लिया है। एक बार जब वह थ्योरी पूरी कर लेगा तो हमें व्यवहारिक मार्गदर्शन मिलेगा। ली जोंग ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई रहस्य नहीं। आखिरकार एक ही संप्रदाय, एक ही गुट के हैं। वैसे, आपके पालतू जानवर के लिए कितनी जगह है? मेरे वाले को 3 बार अपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है और अब यह बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का हो गया है। ली जोंग ने अपना चश्मा ठीक किया। वह लड़ाई में रेड को हरा नहीं सकता था, इसलिए कम से कम पढ़ाई में तो वह उससे आगे रहेगा। पूरी तरह से बेइज्जती तो नहीं होगी। बास्केटबॉल प्रांगण। रेड की आंखें झपकी। सिर्फ 400 वर्ग मीटर से कुछ ज्यादा। उसकी अपनी जगह, पूरा जंगल। ली जोंग को इसके अंदर छोड़ दो तो वो खो जाएगा। मेरा वाला थोड़ा छोटा है, हाँ, तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। ली जोंग के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाने के लिए रेड ने सिर हिलाया और एक सफेद झूठ बोला, असली आकार केवल वही जानता था। ऐसा कहा जाता है कि शीर्ष पशु ट्रेनर अपने पालतू पशु के स्थान को वास्तविक दुनिया में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वह एक रहस्यमयी दुनिया है। मैं एक बार ऐसी ही एक जगह भटक गया था, रेगिस्तान में, 3 दिन तक खोया रहा, प्यास से लगभग मर ही गया था। आखिरकार शिक्षक ने मुझे बाहर निकाल लिया। लोक निषिद्ध क्षेत्रों जितने खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन बिना तैयारी के तो काम तमाम।
ली जोंग अब भी नहीं सुन रहा था, वह पालतू जानवरों के अंतरिक्ष के बारे में लगातार बातें करता रहा। बहुत बड़ा। रेड को गुप्त लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, उसने लोगों को बताया था कि उसके पोकेमोन दादाजी के लोग से आए हैं। दादाजी ने वास्तव में अपनी जगह को बाहरी रूप दिया था या नहीं, यह उन्हें नहीं पता था। अगर ऐसा है, तो इसे जल्द से जल्द वापस हासिल कर लो। सबसे बुरी स्टेटस में, अगर दादाजी की मृत्यु वास्तव में किसी निश्चित क्षेत्र में हुई है, तो वह क्षेत्र रेड को विरासत में मिलना चाहिए। थ्योरी की पढ़ाई जल्द ही खत्म हो गई। छात्रों को ट्रेनिंग रूम खुलने से पहले 20 मिनट का समय मिला। जिन लोगों ने सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लिया था, वे अपने पालतू जानवर के लिए जगह बढ़ाने का अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। करने के लिए और कुछ न होने और ली लियांजू के माता पिता के बारे में लू याओ से अभी तक कोई खबर न मिलने के कारण रेड भी उसके साथ चली गई। ट्रेनिंग कक्ष में काफी संख्या में लोग दाखिल हुए, जिससे विशाल हॉल लगभग भर गया। अच्छा नहीं है, वापस जाओ और अभ्यास करो। आप भी गलत हैं, अगर आपने इसमें गड़बड़ी की तो आपका स्थान बढ़ने के बजाय सिकुड़ जाएगा। तुम छोटे से बच्चे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? जैसे ही अधेड़ उम्र के शिक्षक ने प्रत्येक छात्र की जांच की, अधिकांश को बाहर निकाल दिया गया। तुम रेड हो, है ना? शिक्षक रेड के सामने रुक गया, उसका लहजा बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। हाँ, रेड ने शांत भाव से उत्तर दिया। मुझे अपने पालतू जानवर का स्थान दिखाओ। यह मांग सरासर असभ्य थी, देखने के लिए सहमति आवश्यक थी, इसके बिना जबरन प्रवेश करना लगभग असंभव था। भले ही आपका दिमाग लक्ष्य से कहीं अधिक उन्नत हो, अस्वीकृति का मतलब था कि आप केवल नष्ट कर सकते थे, झांक नहीं सकते थे। रेड ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हालांकि वह नया था, लेकिन वह जानता था कि यह पहली मुलाकात में किसी के अंडरवियर देखने के लिए कहने जैसा था, बेहद असभ्य। नहीं, रेड ने साफ इनकार कर दिया। रेड, ली जोंग जैसे घटिया आदमी को पीटने से तुम्हें घमंड करने का अधिकार नहीं मिल जाता। प्रोफेसर जोऊ का आपके स्थान को देखने की कृपा करना एक मार्गदर्शन है, कृतघ्न मत बनो। छोटे बालों वाले एक छात्र ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। लाल आंखों वाले उस छोटे बालों वाले व्यक्ति ने कहा, फिर भी वह शांत था। किससे? वह व्यक्ति आगे बढ़ा, इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उसका दबदबा कायम है। मुझ जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को तुलना के लिए उदाहरण चाहिए होते हैं, इसके बिना मेरा काम कैसे चल सकता है? ली जोंग हम में से ही एक है, उस पर ज्यादा रौब नहीं जमा सकते। जहां तक तुम्हारी बात है। लाल रंग ने बस कट की ओर इशारा किया, आवाज गूंज रही थी। बीस्ट टैमर रेड आपको चुनौती देता है।